तो अभी हम सर के घर पे पहुंच चुके हैं। तो सर बताएंगे उन्होंने जब आर्मी में थे तो कौन से कार्य किए उनके बारे में बताएंगे। ये सर का एल्बम है। तब तक जब तक सर नहीं आते तब तक हम उनका एल्बम देखते हैं। कलेक्शन सर ने बहुत अच्छा बना के रखा है। ये शायद आपको पता होगा कश्मीर का डाल लेक है, शिकारा में बैठे हुए हैं सर। ये उनके फ्रेंड सर्कल्स के साथ। ये हाउस बोट है श्रीनगर का। ओके, दिस इज गोल्डन टेम्पल अमृतसर, ताजमहल आगरा, और ये हरिद्वार का गंगा रिवर, अमरनाथ का स्नो टेम्पल तब का फोटो है, एकदम पुराना। शायद ही आपको ये कहीं देखने मिलेगा। आगरा ताजमहल। अभी हम सर के पास आ चुके हैं। सर जी से बात करते हैं। सर जी, आपका परिचय दीजिए। मैं मेरे लिए बताना चाहता हूँ, माय नेम इज युवाकर नारायण रेकर। आई एम फ्रॉम शोलापुर ओनली। आई बोर्न प्लेस एक्चुअली बागलकोट, बट माय फादर वाज वर्किंग इन इंजीनियरिंग, इसलिए शोलापुर में आ गया हूँ। शोलापुर में आने के बाद यहाँ प्राइमरी स्कूल में पढ़ाई करी। प्राइमरी स्कूल के बाद जब मैं 7th क्लास में था, 7th क्लास में सर एनजी मिल बंद पड़ गई। एनजी मिल बंद पड़ने के बाद मेरा प्रॉब्लम शुरू हो गया। मुझे तो एक्चुअली डॉक्टर बनने का था, मगर मैं नहीं बन सका। फिर 7वीं के बाद सीधा मुझे बम्बई पिताजी ने भेज दिया। बम्बई में मैंने काम करना शुरू किया। काम करते 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 7वीं के बाद 4 साल मैंने बम्बई में काम किया। फिर जब मुझे एक ने बोला, तो तुम्हारा स्टडी अच्छा है, तुम एग्ज़ाम को बैठ सकते हैं। 10वीं 11वीं में बैठने का उन्होंने मुझे चांस दिया, और 11वीं पढ़ने के लिए मैंने 6 महीने क्लासेस। आप मुख्यमंत्री मनोहर जोशी साहब थे मुंबई में, उनके पहले क्लास का मैं पहले स्टूडेंट था। दादर में एक छोटे रूम में उन्होंने क्लासेस लेते थे। उन्होंने इतना अच्छा मुझे सिखाया। मैंने बम्बई में फिर एज ए एक्सटर्नल कैंडिडेट एग्ज़ाम दे के मैट्रिक किया उधर, और मैट्रिक करने के बाद मेरे बॉयज़ कॉलेज अंधेरे में मेरा नंबर आया। मेरे साथ आपको सीनियर स्टार अमोल पालेकर भी मेरे साथ था। उसके बाद मैंने वो करके फिर वो मुंबई हो। जब मैं मैट्रिक होने के बाद शोलापुर आ गया, जब 18-19 मेरा एज था, और मुझे उस टाइम बचपन में जवाहरलाल नेहरू बहुत अच्छे लगते थे। जवाहरलाल नेहरू को मैं भक्त था, वो नेहरू को हमेशा मैं मानता था। और उस टाइम किसी के पास रेडियो मोबाइल वगैरह कम थे। एक रेडियो में दोपहर को सुनते सुनते जवाहरलाल नेहरू ने फ़ोन किया था। उस टाइम भारत पर चीन का बड़ा अटैक हो गया। 1962 की बात मैं बता रहा हूँ आपको। तो 62 के अटैक में ही हम लोगों का, भारतीय सेना का बहुत सारा नुकसान हो गया। बहुत सारी लद्दाख एरिया पर चीन ने कैप्चर किया। नेहरू ने फिर रिक्वेस्ट किया यंग बॉयज़ को, यंग बॉयज़ आर रिक्वेस्टेड दे शुड ज्वाइन इंडियन आर्मी इमीडिएटली। उनके सिर्फ ये 2 वर्ड्स के लिए मैंने फिर सोचा कि मुझे ये करने का है। पिताजी से बात की, पिता नहीं फौज में नहीं जाने का। घर में कोई पालक ऐसा नहीं बोलेगा फौज में जाओ करके। फिर मैंने सिर्फ मालूमात करके आई वेंट टू पूना में सदर्न कमांड में मेरा रिक्रूटमेंट हुआ। रिक्रूटमेंट से पहले 4-5 दिन मुझे ज़रा मेहनत करनी पड़ी। पहले वैसे रनिंग वगैरह करता था, मेरी हेल्थ वैसे पहले से अच्छी थी। तो जाने के बाद उस दिन तीसरे दिन मेरा सिलेक्शन था सदर्न कमांड में, रिक्रूट सेक्शन में। तो 2 दिन में, आपने शायद मालूम है, शिवगढ़ जो होता है, शिवगढ़ में 45 मिनट में चढ़ सकता था। चढ़ने की कोशिश की, हेल्थ मुझे बनाने की थी। ऐसा करके जब रिक्रूटमेंट में सवेरे 6 बजे आ गया पुणे वापस सदर्न कमांड में, और पहली बैच में पहला स्टूडेंट करके मुझे सिलेक्ट हो गया। ओके, अभी इस सिलेक्शन के बाद इजी नहीं होता। सब सिलेक्शन भी होने का, सब फॉर्म में सब तैयार किए। बाद में हमको सबको नागपुर उन्होंने भेज दिया ग्रुप के साथ, और नागपुर में हमारा एक ट्रेनिंग सेंटर है कामठी, और मेरा सिलेक्शन हो गया आर्मी सर्विस कोर में, दैट इज आर्मी पोस्टल सर्विस बोलते हैं। उसमें मैं सिलेक्शन होने के बाद कामठी चला गया। कामठी जाने के लिए 2 दिन लगे। उस टाइम ट्रेन भी बहुत छोटे कम थे। फिर कामठी में जाने के बाद अभी ट्रेनिंग का क्या पीरियड है मैं आपको बता दूँगा।
नागपुर के पास कामठी है, कामठी में बड़ा ट्रेनिंग सेंटर है और गार्ड बटालियन का ट्रेनिंग सेंटर है, हमारा एसी कोर का ट्रेनिंग सेंटर है। ट्रेनिंग सेंटर में इतना इजी नहीं है। जब हमको सवेरे 4 बजे उठना पड़ता था, 4 बजे 5 बजे ग्राउंड में जाने का, 5 से ग्राउंड में जाने का, सवेरे मॉर्निंग पीटी वगैरह होता था, वो सब 8:30-9 बजे तक सब करना पड़ता था। 9 बजे बाद ब्रेकफास्ट वगैरह करने के बाद फिर 10 साढ़े 10 बजे फिर परेड के लिए हमको आना पड़ता था। 45 मिनट्स का एक परेड, ऐसे परेड दोपहर को 1 या 2 बजे तक हमको परेड करनी पड़ती थी। आर्मी सर्विस में पोस्टिंग ऑर्डर वेरी इंपॉर्टेंट। अभी हमको ये नहीं उस टाइम बता थी कि आज तो आजकल आप उरी में जब लड़ाई चले तो भी आपको टीवी पर देख सकते हैं। उस टाइम हम कहाँ सर्विस करते हैं ये भी हम हमारे किसी को बता नहीं सकते थे, ऐसा हमारा था। और उसका हम कोडवर्ड देते थे लोगों की, मैं यहाँ पर हूँ। अभी मुझे मैं समझो मैं उरी में है, श्रीनगर में है, कश्मीर में, तो कश्मीर में नहीं लिख सकता लेटर पर, केयर ऑफ 56 APO ऐसा मुझे लिखना पड़ता था। आज तो सब टीवी में सब बताते हैं। आज के आप सभी लोग अच्छे हैं, सबको आपको देखना पड़ता है। तो पोस्टिंग के बाद अभी मेरा श्रीनगर जाने का एक होता था। नागपुर से हम दिल्ली पहुंच गए। दिल्ली से हमको पठानकोट जाना पड़ेगा। पठानकोट इज वन ऑफ द बेस्ट बिगेस्ट ट्रांजिट कैंप। ट्रांजिट क्या बोले तो वहाँ मैं अकेला नहीं, ऐसे मेरे जैसे बहुत सारे ऑल इंडिया में ट्रेनिंग करके, हर एक का ट्रेनिंग करके और उधर आ गए। मेरा जब पहली पोस्टिंग जम्मू कश्मीर हुआ तो मुझे पठानकोट जाना पड़ा। पठानकोट गए थे। पठानकोट में एट ए टाइम 1500-2000 सैनिक रहते थे। उनका सब ट्रेनिंग कर, वहाँ भी सब रोज पूरा दिन हमको बिजी रहना पड़ता था। उसके बाद फिर आगे कैसा जाने का उसकी सब तैयारी होती थी। उस टाइम हम बड़े बड़े ट्रक से जाना पड़ता था हमको। हमारा ट्रक फिक्स हो गया। पठानकोट जाने का मुझे करीबन 6-7 दिन लग गए मेरे को। तो उस टाइम आज श्रीनगर आप जाओगे, दिल्ली में बैठोगे तो 2-3 घंटे में आप श्रीनगर जा सकते हैं। उस टाइम ऐसा हम बाय एयर जाते नहीं थे, बाय रोड जाना पड़ता था, बाय ट्रेन जाना पड़ता था। फिर पठानकोट से जम्मू जाना पड़ा, जम्मू से उधमपुर जाना पड़ा, उधमपुर से फिर बनिहाल टनल क्रॉस करके जाने के लिए श्रीनगर पहुंचने में 4-5 दिन लगते थे। और हम लोगों का सभी आर्मी व्यवस्था अच्छी थी, खड़े रह के खाना खाने का, बैठने को नहीं मिलता था, करने का नहीं, सब कुछ। नींद भी आराम से ज़्यादा नहीं लेने का, 2 घंटा 3 घंटे का, ऐसा करके फिर 6-7 दिन में पहली पोस्टिंग मेरी श्रीनगर में हो गई। श्रीनगर जाने के बाद कुछ दिन के बाद मेरी पोस्टिंग और आगे बारामूला करके क्या है उसमें हुआ। वो भी बिल्कुल बॉर्डर, पाकिस्तान बॉर्डर पे ठिकाने से बारामूला है, रामपुर है, उधमपुर, कुपवाड़ा है, तंगदार है, बनियाल है, बाद में बांदीपुर है। ऐसी जगह पर हमको जाना पड़ेगा। मैं करीबन 3.5 साल वहाँ 3.5 साल मुझे निकालना पड़ा। और मेरा गुड लक बोलता हूँ मैं। और वहाँ से मैं ट्रेकिंग की मुझे ज़्यादा अच्छी आदत पड़ी थी। ट्रेकिंग के लिए मुझे देहरादून जाने का फिक्स हुआ था, मगर अचानक 1965 के वार चालू हो गया। वार चालू होने से मेरा वो ट्रेकिंग के जो ऑर्डर थे वो कैंसिल करनी पड़ी। और मैं वार में आपको पाकिस्तान बॉर्डर के बिल्कुल नज़दीक 150-200 फुट में पाकिस्तान बॉर्डर थे, गुरेज सेक्टर में मैं था। ओके। गुरेज सेक्टर में 10 और 15 दिन हमको लड़ाई का शौक मिला, लड़ाई देखने मिली, हमारी हिम्मत बढ़ गई। और हमारे साथ जो सीनियर लोग थे बहुत अच्छे थे मेरे साथ एक गुरखा रेजिमेंट का एक ऑफिसर था, इतनी अच्छी बात करता था। अभी जब लड़ाई शुरू हुई तो पहले नए लोग हम घबरते थे, मगर नहीं, घबराने की कोई नहीं। जब तक तुम्हारे नाम की गोली पाकिस्तान तय नहीं करे तुमको कुछ भी नहीं होगा। ट्राई योर बेस्ट लक, ट्राई करने से कुछ नहीं। इस तरीके से बंकर में 10 दिन इतने इजी ये किया। फिर हमारे साथ रात में हम 4-5 लोग रहते हैं, सवेरे 2 रहते हैं, 1 रहता है, ये तो चलते रहता है। मगर ये सब कर करके हमको हिम्मत बढ़ गई और इस तरीके से हमने पासेस का वार जीत लिया। पासेस का वार जीतने के बाद हमको थोड़ा रेस्ट मिला। उसके बाद मैं आगे बताऊंगा आपको। 65 वार में मुझे स्पेशल मेडल्स मिल गए, समर सेवर स्टार मेडल, जो एक्चुअली बंकर में आगे बॉर्डर में जो अगेंस्ट काम करते हैं सबसे आगे, तो उनके लिए स्पेशल मेडल मिलते हैं। उसके वजह से मुझे मेडल मिल गए। इसलिए मैं अपना लक समझता हूँ कि मेरा लाइफ अच्छा था, गॉड इज़ हेल्पिंग मी, ऐसा मैं समझता हूँ। उसके बाद 1966 में मेरी ट्रांसफ़र वहाँ से हो गई। वही ट्रांसफ़र होने के बाद ऐसा वो नहीं बता दें कि कौन से गांव में जाने का है, एक यूनिट का नाम बता दें। यूनिट का नाम मुझे मिल गया 1 CBGO। बाद में पता चला था इट वॉज इन दिल्ली। श्रीनगर से मुझे दिल्ली ट्रांसफ़र हो गया। फिर श्रीनगर से दिल्ली जाने के लिए फिर ट्रांजिट कैंप जाना पड़ता, फिर पठानकोट जाना पड़ेगा, पठानकोट से फिर दिल्ली करके पहली पोस्टिंग श्रीनगर के बाद दिल्ली में हो गई। दिल्ली आर्मी हेडक्वार्टर है मेन हमारा। आर्मी हेडक्वार्टर दिल्ली में 1-2 साल में था, बहुत सारे सीनियर में मिला मुझे। पार्लियामेंट में मेरी डेपुटेशन ड्यूटी थी। दिल्ली में मैंने बहुत सारा काम किया। ऑफिस में जो काम वो बोलते हैं यस बोलने का कुछ नहीं, जो कुछ हम नए काम करने का हमको अच्छा तरीका मिला। दिल्ली के बाद मुझे एक्चुअली और ट्रेकिंग के लिए मैंने कोशिश किया उत्तराखंड जाने के लिए, देहरादून।
मगर वो नहीं बन सका मेरा, और वहाँ से मेरी ट्रांसफ़र आपके लिए बताना चाहता हूँ। मुझे ट्रांसफ़र किया गया महाराष्ट्र और गुजरात एरिया में, MNG एरिया जिसको बोलते हैं, आर्मी हेडक्वार्टर का MNG एरिया। तो हम गए थे, हम स्टेशन बाद में पता चलता है, निकलने के बाद हमको रेलवे और मैं ऑफिस जूनियर कमीशन ऑफिसर था, रेलवे का फर्स्ट क्लास हमको पास मिलता था, और वहाँ से मुझे पता चला कि मुझे पूना जाना पड़ा। पूना में हमारा एयरफोर्स स्टेशन है, आई वॉज अटैच टू एयरफोर्स डेपुटेशन को भेज दिया। और वहाँ से आपको सारे बम्बई वाले रहने के लोगों को मालूम नहीं होगा कि बाबा बम्बई मडेलैंड कहाँ है। मडेलैंड में मेरी ट्रांसफ़र हो गई। बम्बई का सबसे नॉर्थ जो टोक है बॉम्बे का, वो मडेलैंड है। मडेलैंड में एयरफोर्स यूनिट के लिए मैं डेपुटेशन में था। तो फिर सर इस दौरान आपने कहाँ कहाँ पे ट्रैवल किया? आप जब जॉब पे थे, आर्मी को सर्व कर रहे थे उस टाइम पे, आपने कहाँ कहाँ ट्रैवल किया? बात ट्रैवल बोलते जहाँ पोस्टिंग हुआ तो जाना पड़ता था। अभी आपको बताता हूँ, ये बॉम्बे होने के बाद, बॉम्बे में मैंने 2 साल निकाला। उसके बाद मेरी ट्रांसफ़र हो गई क्या बोलते हैं उसको, मिजो हिल्स। मिजो हिल्स आपको किसी को मालूम है नहीं, मैं बताता हूँ। मिजो हिल्स आइजल में बोलते हैं, म्यांमार के बाजू को है, ईस्ट पाकिस्तान के बाजू का है। वहाँ मेरा ट्रांसफ़र हो गया। फिर ट्रांसफ़र करने के लिए मालूमात हमको निकलना पड़ता है। आर्मी कुछ बताएगा नहीं, सिर्फ आपको ट्रांसफ़र बता देगा। और रेलवे का नकाशा हमको सामने रखना पड़ता है। उसके बाद देख के कैसे जाने का, क्या करने का, सब हम कोशिश करते थे। उसके बाद मैंने उसको ट्रेन का नंबर वगैरह मिला। और फर्स्ट क्लास बोले तो हमको उस टाइम में ऐसा कोई आज ऐसा रिजर्वेशन नहीं था। रिजर्वेशन करने के लिए हमको टेलीग्राम देने पड़ते थे हर एक सेक्शन को। तो आर्मी की तरफ से हमको ऐसे फ्री टेलीग्राम हम दे सकते थे। फिर उसका मैंने शुरू, आपको एक बता दूँगा, पहले पोस्टिंग जाने के बाद क्या क्या मैंने किया, उसका आप सोचने की बात है। नॉर्थ ईस्ट में हम जो जिसके पोस्टिंग हो गए उनके लिए जाने के लिए पहले ट्रेन बहुत कम ट्रेन थे। अभी समझो मैं सोलापुर से वहाँ तक जाने के लिए आपको बताता हूँ, करीबन 6 से 7 दिन ट्रेन में बैठने के लिए लगता था। आई वॉज गेटिंग फर्स्ट क्लास पास, इसलिए हमको कुछ तकलीफ नहीं हुआ। मगर ट्रेन बदलने का हमको अच्छी आदत पड़ गई। ट्रेन बदलते बदलते हम वहाँ पहुँच सकते थे। अभी आपको बताता हूँ, पहले मैं कह रहा, यहाँ से सोलापुर जाना बोले दौड़ जाना पड़ता था, दौड़ से मनमाड जाना पड़ेगा, मनमाड के बाद इटारसी जाना पड़ता है, इटारसी के बाद फिर आगे बोले तो बरौनी तक जाना पड़ता है, उसके बाद गुवाहाटी जाना पड़ता है, गुवाहाटी से आगे फिर सिलचर जाना पड़ता है, सिलचर से बाद ट्रेन के बाद कई जगह हमारे आर्मी के व्हीकल से आगे जाना पड़ता है। ऐसा करके फिर मैं सिलचर तक जाने के बाद फिर वहाँ से फिर बाय हेलीकॉप्टर हमको आइजल में जाना पड़ता है। इतना सब करने की आदत पड़ गई। मतलब 12-12 दिन हमको ट्रांजिट डे मिलता था, जितनी लीव 56 अर्न लीव मिलती थी। ट्रांजिट पीरियड जितना है उतना ट्रांजिट पीरियड हमको वाले मिलते। इस तरीके से मैंने नॉर्थ ईस्ट में बहुत घुमा हूँ। शिलोंग में था, गुवाहाटी में था, बोर्जर में था, नागालैंड में था। आपको मालूम नहीं, चेरापूंजी में मैंने देखने का कोशिश किया, वो रास्ते में था चेरापूंजी मेरे पास। शिलोंग में भी काफ़ी दिन निकाले। इस तरीके से पूरा नॉर्थ ईस्ट का ऐसा कोई, त्रिपुरा में था, जोरहाट में था, ये सब करके पूरा नॉर्थ ईस्ट मैंने देख लिया। मुझे वो सबसे अच्छा लगा। घूमने का शौक होने से सैटरडे संडे में टाइम मिला तो मैं कुछ न कुछ कोशिश करके आगे जाता था, देखता था। आपको टूरिस्ट लोगों में बताता हूँ, नॉर्थ ईस्ट भी बहुत सारा देखने जैसा है, आप लोग जा सकते हैं। शिलोंग उसका कैपिटल सिटी है नॉर्थ ईस्ट का। और अभी सभी लोगों को आपको बताना होना चाहिए, बताना अच्छा लगेगा मुझे इंडियन आर्मी के बारे में क्या क्या है चीज़। अभी सबसे हमारे जो प्रेसिडेंट है रामनाथ कोविंद साहब, उसको हम सर सेनापति कहते हैं, चीफ कमांडेंट ऑफ इंडियन आर्मी। उसके बाद चीफ ऑफ द डिफेंस स्टाफ, अभी CDS करके हमारे पास जनरल बिपिन रावत साहब हैं। उसके बाद आर्मी चीफ, आपका लक अच्छा है, महाराष्ट्र के रहने वाले जनरल मनोज नरवणे आजकल चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ है। अभी नेवी चीफ है, नेवी में जो एडमिरल करमबीर सिंह करके अभी रिसेंटली 4 महीने पहले उन्होंने ज्वाइन किया है। अभी चीफ ऑफ द एयरफोर्स, एयर चीफ मार्शल को उनकी रैंक है, वो KRS भदौरिया करके है। इस तरीके से डिफेंस मिनिस्टर आप तो जानते हैं राजनाथ सिंह से है। अभी आपको और दूसरी बातें बताना चाहता हूँ। अभी आर्मी के लोगों को तकरीबन 1500 किलोमीटर लैंड बॉर्डर पर चेकिंग करना पड़ता है। उसमें JNK है, चाइना है, लद्दाख है, ईस्ट पाकिस्तान है, तो अभी बांग्लादेश है। और 750 किलोमीटर सी वाटर है। जी बॉर्डर आपको मालूम नहीं है, कराची है, गुजरात है, उड़ीसा है, वेस्ट बंगाल है, श्रीलंका है, सी बॉर्डर है। इस तरीके अरबी समुद्र है, अरबी समुद्र में भी आपको चेकिंग करना पड़ता है। नेवी सब काम करते हैं, बंगाल का उपसागर है, इसलिए अप टू अंडमान निकोबार तक हमारे आर्मी के लोग, नेवी के लोग, एयरफोर्स के लोग हम लोगों के लिए करते हैं। इसलिए हम सैनिक का सम्मान जरूर करना है। सैनिक है तो हम हैं उनके लिए, हम हैं उनके लिए, हम हमेशा रिस्पेक्ट देना जरूरी है। उन्हीं की वजह से हम आराम से सो सकते हैं, आराम से बैठ सकते हैं, आराम से खा सकते हैं। इसलिए वी शुड थैंक्स टू आर्मी, नेवी, एयरफोर्स और पैरामिलिट्री फोर्स ऑल्सो। यस सर, एब्सोल्युटली। हाँ, मेरे लिए और एक बात बताऊँ,
मैं 12-13 साल आर्मी करने के बाद मुझे सोचने लगा, मुझे बहुत घूमने का शौक था, मैं बहुत कुछ घूमा हूँ, फासिस्ट का वार मुझे देखने मिल गया, सब कुछ हो गया। बाद में भी कुछ घर के प्रॉब्लम रहते हैं, अपने फैमिली प्रॉब्लम के लिए फिर हमको कुछ चेंज करना पड़ेगा। फिर मैंने सिविल सर्विस के लिए ट्राई किया और लकीली आई सिलेक्टेड फॉर DOT, डिपार्टमेंट टेलीकॉम, दिल्ली में मैंने ज्वाइन किया। दिल्ली जाने के बाद तो डिपार्टमेंट दिल्ली में तो हमारे लोग कोई आने को तैयार नहीं थे, फैमिली ग्रुप वगैरह जो होता है। फिर उसके बाद मैं फिर बॉम्बे में आ गया। बॉम्बे में हमारा DOT का ट्रांसफर MTNL हो गया, महाराष्ट्र टेलीकॉम निगम लिमिटेड। बॉम्बे में आने के बाद फिर बाद में पूना सांगली करने के बाद लास्ट में मैं शोलापुर में आ गया। शोलापुर में भारत संचार निगम में ज्वाइन हो गया, वहाँ चीफ सेक्शन सुपरवाइजर कर रहा। और उधर आर्मी का होने के बावजूद अभी वहाँ यूनियन सेक्रेटरी का मैंने बहुत दिन काम किया, इसलिए और पूरा इंडिया मुझे घूमने मिला और घूमने का शौक मुझे आखिर तक चलता है, अब भी घूमता हूँ। और रिटायर होने के बाद सबसे आपको बताना जरूरी है, ये घूमना इंडिया तो पूरा हो गया मेरे को। जब हमारे रिटायर के बाद हमने सोचा कि भाई अभी तो अपना इंडिया पूरा हो गया, तो बाहर जाने का कोशिश करें। कुछ पैसे में अच्छे रकम जमा करके रखी थी घूमने के लिए। फिर बाद में मैंने रिटायर के बाद टोटल यूरोप में गए। यूरोप में करीबन मैं 26 दिन का ट्रिप बुक किया था। यूरोप में इंग्लैंड, जर्मनी, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, जर्मनी, इटली, रोम, जिनेवा। ये करने के बाद और 2 साल मैंने गैप करके फिर सिंगापुर गया, थाईलैंड गया, मलेशिया गया, मलेशिया के बाद इंडोनेशिया गया। सब घूमने के बाद आई एम देखिंग नाउ आराम से इधर शोलापुर में हूँ। ओके। एक्चुअली मैं एक यादगार चीज़ आपसे बताता हूँ। मेरी एक ही लड़की है, उसको मैंने डॉक्टर बनाया। एक्चुअली उसको भी मैंने फौज में डालने वाला था, मगर उस टाइम उसका सिलेक्शन नहीं हो गया। शी इज़ डॉक्टर ऑल्सो। और उन्होंने एक दिन मुझे बोला कि पापा आपने तो सब पूरा इंडिया देखा, मुझे अंडमान में देखने का। मैंने बोला है अंडमान इंडिया में है? नहीं नहीं नहीं, मुझे अंडमान निकोबार देखने का है। फिर मैंने वो शुरू किया, उसकी सब इंक्वायरी निकाल दिया। और अंडमान निकोबार के लिए मैंने बेटी को ये बोला कि मैं बायर तो कोई नहीं ले जाऊँगा। बायर बोले तो सिर्फ पोर्ट ब्लेयर, चेन्नई बैठा तो पोर्ट ब्लेयर 2 घंटे में मिलते हैं। आपको जाना हो तो हम जाएंगे बोटी से, क्रूज से जाएंगे। तो क्रूज का बुकिंग करके मैंने जाने के लिए मुझे 80 आवर्स लगे, 80 तास जाने के लगे। और पोर्ट ब्लेयर में अंडमान जरूर जाओ, जिसको टूरिस्ट सेंटर देखना बोले तो अंडमान वन ऑफ द बेस्ट प्लेस इन इंडिया। और उसमें जाने के लिए आपको क्रूजर से बुक करना पड़ता है 3-4 महीने पहले। बुक करने से आपको थोड़ा कंसेशन मिलता है, सब अरेंजमेंट अच्छे। और मैंने जो नानकौरी करीब क्रूज बुक किया था, आपको यकीन नहीं आएगा, 6 स्टेप्स उसमें रहते हैं। क्या बोलते हो? 6 फ्लोर। हाँ, नहीं मजले का मतलब फ्लोर 6 फ्लोर का। और पूरा कंप्लीट जो नानकौरी शिप था पूरा एयर कंडीशन था। और आपको तीसरे चौथे जाने के लिए भी लिफ्ट से जाना पड़ता था, लिफ्ट से जा सकते थे। इवन वहाँ ऊपर स्विमिंग टैंक भी था। मैं रोज दोपहर को स्विमिंग टैंक में तैरने के लिए जाता था। और क्रूजर के सबसे टॉप में जाने के बाद आपको डॉल्फिन भी देखने को मिलता है। ओके। और जिस टाइम सावरकर सेलुलर जेल में थे, और सावरकर जाने में उनको 1 महीना लगता था, मगर हमको 80 आवर्स लग गए। और अंडमान में सावरकर साहब का फोटो निकालने के लिए, सावरकर जिस रूम में था उस रूम में जाने के लिए 3 दिन वो सेलुलर जेल में जाके सावरकर साहब का एक फोटो, उनका जो फोटो है उसमें वो निकाल के लाया था। अंडमान निकोबार 500 आइलैंड है, बहुत सारे आइलैंड देखने जैसा है। और डॉल्फिन गेस्ट हर चीज़ है। अभी तो बहुत सारी टूरिज्म का अरेंजमेंट अच्छा है। आपको टूरिस्ट जाना हो एज ए टूरिज्म तुम अंडमान निकोबार जरूर जाओ, ऐसा मेरा कहना है। ओके सर, मुझे आपके बॉटल का कलेक्शन देखना है, क्या आप हमको दिखा सकते हो? चलो आइए मेरे साथ में बताओ। यस। ये मैं जो यूरोप में घूमने के लिए गया था, घूमने के टाइम उसमें मुझे जो वहाँ सेंट बहुत मिलता है। जर्मनी में मिलता है, फ्रांस में मिलता है, पेरिस में मिलता है। सब मैंने सेंट यूज करने के बाद तो फेंका नहीं। ऐसे सब सारे 50 साल के बोटल्स मेरे पास है। इट इज़ एंटिक बोतल कलेक्शन है। अभी आप एक बोतल का नमूना आपको दिखाता हूँ। ऐसा बोतल कहीं देखेंगे नहीं, आपको एक दिखाता हूँ। ये देखो, इतने फॉरेन के अलग अलग नमूने के बोटल्स रहते हैं। ऐसे मैंने बहुत सारे इकट्ठा करके 50 साल का मेरे पास कलेक्शन है। ये देखो, और मैं ये टेलीफोन मॉडल भी है मेरे पास। ओके। इसके बाद पुराने स्टेशन मास्टर गार्ड जो लैंप यूज करते थे उसका मैंने रखा है। ऐसा कभी नहीं मिलता हमारे। सेंट यूज करने के बाद वो रख के दिया मैंने। ये देखो, एक कैट का ही फोटो है। ऐसे सारे फोटो आपको देखने मिलेंगे, बहुत सारे किए हुए हैं। एक मिनट,
और आपको मुझे बताना अच्छा लगेगा कि 20 साल से मैंने पत्र लेखन करता हूँ, बहुत सारे मेरे स्टूडेंट इंडिया भ्रमण, भारत भ्रमण के ऊपर टूरिज्म के आर्टिकल मेरे पास है, सब मैंने इकट्ठा करके ऐसे सब पूरा रखा है। एक दिन मैंने सभी को इसको किसी को डोनेट करने का है, ऐसे सब मेरे पास है। तो मेरा हैंड रिटन कॉपीज भी यहाँ आपको रखा है। सांगा. नहीं, मुझे लिखने का बहुत शौक है। लिखने के बाद अभी लॉकडाउन के पीरियड में हम बाहर जाना वगैरह कम हो गया, उसके लिए सब पेपर्स के कटिंग्स जो है सब इकट्ठा करके ऐसे फाइल मैंने तैयार किया है। अभी आपको योग लोगों को बोलता है यहाँ कारकुन होने के बजाय इट इज़ बेटर टू जॉइन इंडियन आर्मी। कैसा जाना तो मुझे बाद में बात करोगे तो मैं साफ आपको बता दूंगा। ओके. सैन्य में जाना मतलब अपना रिस्क है, अपने देश की सेवा करना अपना फर्ज है। और मैं सोशल वर्क भी करता हूँ, आपको मालूम पड़ने के लिए बताता हूँ कि मैं देहदान और नेत्रदान के काम करता हूँ। पहले मैंने खुद देहदान किया है, बाद में लोगों को नेत्रदान के लिए रिक्वेस्ट करता हूँ। देहदान के काफ़ी लोगों को मैंने काम किया है। देहदान करना सब रहते हैं, अपनी डेड बॉडी जलाने से कुछ भी नहीं मिलेगा, जमीन के अंदर डालने से कुछ भी नहीं मिलेगा। देहदान करो, किसी को उसका फायदा हो सकता है। हर एक ने सोचो कि देहदान जरूर करो।